हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सलोनी और प्रतीक दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जब दोनों का रोका होता है तभी उस दिन। सलोनी, मेरे घर पर सभी खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, स्पेशली मेरी मम्मी। इसीलिए वो तुमसे कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन एक सवाल तो 100% जरूर पूछेंगी कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं। फिर तुम कहना कि हाँ, मुझे तो सारा खाना बनाना आता है आंटी जी। क्या पगला गए हो क्या तुम प्रतीक? मुझे तो ढंग की चाय तक बनानी नहीं आती और तुम खाना बनाने की बात कर रहे हो? यार, मुझे शादी तय होने के पहले ही हार्ट अटैक मत दिलाओ। फिर रेडी रहो लंबी जुदाई के लिए और अपने फोन में सैड सॉन्ग्स की एक बड़ी सी प्लेलिस्ट भी बना लो, क्योंकि अगर तुमने नहीं कहा तो हमारा रिश्ता फिक्स नहीं होगा। प्लीज प्लीज सलोनी, हमारे प्यार के लिए हाँ बोल दो ना। अच्छा, ओके ठीक है। प्रतीक की माँ उषा जब सलोनी से पूछती है, तो सलोनी बिटिया, तुम्हें चूल्हा चौका करना तो आता है ना, या वो भी नहीं? तभी सलोनी की माँ सुरेखा बीच में आती है और कहती है, वो जी उषा जी, दरअसल मेरी बेटी ना आज तक बहुत सारी डिशेस पकाऊंगी मैं। हाँ, मैं तो कॉलेज में कुकरी सब्जेक्ट में टॉपर भी थी। एकदम फैंटास्टिक खाना बनाती हूँ आंटी जी, बाय गॉड। वाह वाह वाह, बहुत खूब। चलो, हमें तो इसी बात का डर सता रहा था कि कहीं सलोनी को खाना बनाना आता है कि नहीं। पर वो क्या कहते हैं, ये तो सेब निकली सेब। सेब तो एक फल होता है मम्मी, आप शायद शेफ कहना चाहती हो। हाँ, शेफ सलोनी तो हाँ शेफ। सलोनी की ये सारी बात सुनकर सुरेखा हैरान रह जाती है। उषा रिश्ते के लिए हाँ कहती है और फिर प्रतीक और सलोनी की शादी हो जाती है। ससुराल में सास उषा, ससुर ओमकार नाथ, जेठ मोहित और जेठानी विशाखा होते हैं। पूरा परिवार साथ बैठा होता है। बहू सलोनी की अब पहली रसोई की रस्म का समय आता है। सलोनी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। पहली रसोई में कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाओ और सबसे पहले मंदिर में भगवान जी की मूर्ति के सामने भोग लगाना, फिर हम सबको परोसना, ठीक है? ठीक है माँ जी। जाओ, अब रसोई में जाकर चूल्हे के आगे तिलक लगाओ और हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा का नाम लो और शुरू करो अपनी रस्म। आओ सलोनी, मैं तुम्हें कौन सी चीज कहाँ है वो सब बता देती हूँ। ऑल द बेस्ट सलोनी। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी प्रतीक, तुम्हारी वजह से ही मैं बुरी तरह फंस गई हूँ यहाँ। माता रानी बचा लो, आज तो मेरी बैंड बजने वाली है। सलोनी बहुत डर जाती है, वो कांपने लगती है और जैसे तैसे रसोई में कदम रखती है। जेठानी विशाखा सलोनी को सारे सामान में से क्या कहाँ रखना है, कहाँ पर क्या रखा है, सब ठीक से बता देती है और फिर चली जाती है। अब सलोनी अकेले ही रसोई में रह जाती है। ओफो, इतना टेंशन और इतना डर तो मुझे अपने एग्जाम के दिन भी नहीं लगा था जितना आज इस पहली रसोई की रस्म में लग रहा है। पता नहीं किस निर्दय इंसान ने इन्वेंट की थी ये डिफिकल्ट वाली रस्म। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बस गैस ऑन करना आता है और वो भी घर से सीख कर आई हूँ। सलोनी टेंशन में पड़ जाती है। प्रतीक चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता है। सलोनी गैस के आगे तिलक लगाती है और पूजा करके माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर गैस ऑन करती है और फिर अपनी माँ सुरेखा को वीडियो कॉल करती है और सारी बात बताती है। तभी, क्यों? रोके के दिन तो बहुत शेफ बन रही थी ना, हाँ, अपनी सास के सामने। अब क्यों फोन लगाया है मुझे? अरे, मेकअप और हेयर स्टाइल करना तो अगर YouTube से सीख सकती है तो खाना बनाना भी सीख सकती है ना। जा, अब YouTube ही तेरा सहारा है, समझी? मम्मी रुको ना। सुरेखा वीडियो कॉल कट कर देती है और सलोनी अपना सर पकड़ लेती है। लगता है यही सही होगा। मैं YouTube पर ही वीडियोस देख कर कुछ न कुछ बना लेती हूँ। वैसे भी YouTube पर तो लाखों और करोड़ों कुकिंग चैनल्स हैं। हाँ, सलोनी YouTube पर कुकिंग वीडियोस देखने लगती है। तभी वहाँ पर सास उषा आती है और सलोनी को फोन पर वीडियो देखते हुए पकड़ लेती है और उषा फोन खींचते हुए कहती है,
अरे कल मुही हैं, आधा घंटा बीत गया लेकिन अब तक तूने एक पदार्थ तक नहीं बनाया। और ये क्या, ये मोबाइल में वीडियो देख देख कर क्यों बनाना चाहती है तू खाना है? तू तो खुद को एक सेब मेरा मतलब है शेफ मानती है ना? तो वो माँ जी, मैंने ना मैंने सोचा कि क्यों ना कोई नई रेसिपी बना दी जाए और आप सबका दिल खुश कर लिया जाए। हाँ। अरे मेरी प्यारी नई नवेली बहू, इतना भी प्यार मत बरसा। सूखी सब्जी रोटी भी बनाएगी ना तो वो भी हम सब खुशी खुशी पेट भर के खा लेंगे। हाँ। उषा सलोनी का फोन लेकर चली जाती है और सलोनी बुरी तरह चिंता में पड़ जाती है। ओह, अब मैं क्या करूं? मुझे तो सब्जी रोटी तक बनानी नहीं आती। मेरी तो आज शामत आकर रहेगी। इस प्रतीक के बच्चे को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले इस रस्म से तो निपट लूं। सलोनी अब सोच में पड़ जाती है कि वो आखिर खाना बनाए तो कैसे बनाए। मैथ्स का सम देखकर भी इतने रोंगटे खड़े नहीं हुए जितना इस रसोई को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे आज। एक काम करती हूँ, मैं जेठानी जी को बोलती हूँ, शायद वो थोड़ी सी हेल्प कर दे मेरी। हाँ, ये सही रहेगा। सलोनी अब अपनी जेठानी विशाखा को बुलाती है मदद के लिए, लेकिन तभी ससुर ओमकार नाथ उसे रोक देते हैं और कहते हैं, रुको विशाखा बहू, तुम सलोनी बहू की हरगिज मदद नहीं करोगी। ये उसकी पहली रसोई की रस्म है और ये उसे अकेले ही करनी होगी। सलोनी उदास होकर रसोई में चली आती है। ये पापा जी भी ना, सच में। खैर, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और अब मुझे सारा खाना खुद ही अकेले करना होगा। फिर चाहे उसे खाने के बाद किसी को गैस हो, कब्ज हो, उल्टी हो या कोई गश खाकर गिर पड़े। हाँ। सलोनी जैसे तैसे सारा खाना बना लेती है, लेकिन फीकी दाल, कड़वे पराठे, अलग अलग आकार की रोटियां, बेस्वाद सब्जी और हद से ज्यादा नमक वाले चावल खाकर भी ससुराल वाले खुश होते हैं। ये लो सलोनी बहू, तुम्हारा शगुन। ये लो, मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए शगुन। सलोनी, मुझे नहीं लगा था कि मेरी देवरानी इतनी होनहार होगी। ये लो, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा शगुन। और ये तुम्हारे जेठ जी की तरफ से तोहफा। लेकिन खाना तो इतना बेस्वाद बना है, फिर भी आप सब तारीफ कर रहे हो। हाँ, वही तो, मैंने तो जो मन में आया वो डाल दिया। इस सब्जी में तो मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली है, नमक समझ के। तभी सभी हंसने लगते हैं और मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, बहू, तूने मेहनत की, तुझे खाना बनाना नहीं आता, फिर भी तूने कोशिश की और तुम्हारे इसी कोशिश से हम सब खुश हैं। थैंक यू माँ जी। पापा जी, मैं वादा करती हूँ मैं 1 महीने में कुकिंग सीख जाऊंगी। हाँ। इस तरह सभी सलोनी को प्यार और स्नेह देते हैं और सलोनी 1 महीने में खाना बनाना भी सीख जाती है। नताशा की शादी वंश से होती है। नताशा रूप रंग में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो खाने में इतनी मिर्ची खाती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। ससुराल में सास गायत्री, ससुर मनोहर और ननद स्वीटी होते हैं। सुबह सवेरे नताशा आकर गायत्री को चाय देती है। तभी चाय पीकर गायत्री को काफी तीखा लगता है और वो चीखने लगती है और पूरे घर को सर पर उठा लेती है और सोफे पर कूद कूद कर नाचने और उछलने लगती है। अरे मेरा मुंह जल गया रे। ये लो पानी। मम्मी, मम्मी, ये बंदरिया की तरह नाचो मत और एक जगह पर बैठकर पानी पियो। गायत्री पानी पीती है, तब जाकर वो शांत हो जाती है। हे भगवान, अरे नासपीटी कलमुही, ऐसा क्या मिलाया था इस चाय में जो मेरे गले की ऐसी की तैसी हो गई? अरे बाप रे बाप, मेरी तो जान ही चली जाती। आंखें देख मेरी लाल पीली हो गई, नासपीटी कहेगी नहीं तो। सॉरी माँ जी, वो एक्चुअली मैंने अपने लिए मिर्ची पाउडर वाली चाय बनाई थी, तो गलती से शायद मैंने अपना कप आपको दे दिया और ये बवाल हो गया। अरे चुड़ैल, कितनी मिर्ची खाएगी? एक दिन मिर्च खा खा के तेरे इतने बुरे हाल होंगे कि तू खुद कहेगी, माँ जी आप सही थी। कैसी भाभी है मेरी, लोग चाय में चीनी डालते हैं, लेकिन ये मोहतरमा तो चाय में भी मिर्ची डालती है। हाँ नहीं तो।
यही नहीं, नताशा तो हर एक खाने की डिश में भर भर के, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो या दूध हो, हर चीज में मिर्ची डालती रहती और मजे से खाती। यहाँ तक कि टूथपेस्ट में भी मिर्ची फ्लेवर वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करती। एक सुबह नताशा का पति वंश बाथरूम में ब्रश करते समय चिल्ला चिल्ला कर साबुन से फिसल कर गिर पड़ता है और उसे बुरी तरह चोट लग जाती है। आ आ आ आ आ आई, मर गया रे। वंश की चिल्लाहट सुनकर सभी घर वाले तुरंत भागते दौड़ते चले आते हैं। क्या हुआ वंश बेटा? अब भैया, आप ठीक तो है ना भैया? वंश, बेबी बेबी, आप चिल्ला क्यों रहे थे? और आप ब्रश करते करते अचानक से गिर कैसे गए? छिपकली देख ली क्या बाथरूम में? अरे इतना तीखा टूथपेस्ट भी कोई इस्तेमाल करता है क्या? पागल हो गई तुम? हर जगह मिर्च मिर्च मिर्च। मुझे लगा ये मेरा टूथपेस्ट है, इसीलिए भरी नींद में मैंने ये नताशा का टूथपेस्ट ही ले लिया और इससे अपने दांत घिसने लगा और मेरे मुंह में तीखा लगने के कारण बहुत जलन हुई और फिर साबुन से फिसलकर मैं गिर गया। सभी नताशा को बहुत सुनाते हैं और नताशा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। नताशा पर लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तब भी अपनी बेहिसाब मिर्ची खाने की आदत से बाज नहीं आती और वो दिन भर मिर्ची खाती रहती। लाल, हरी, काली, हर प्रकार की मिर्ची। उसने अपने कमरे में एक संदूक में सारी मिर्चियों का स्टोर कर रखा था और तो और उसके रूम में हर जगह मिर्ची पाउडर के डिब्बे रखे हुए होते हैं। मिर्ची ओ मिर्ची, न जाने हम कितने दुखों से गुजरते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। मिर्ची तुम मेरी जान हो, मेरे जीने का डोज, वो जिंदगी ही क्या जिसमें मिर्ची ना हो। लाइफ का और खाने का असली तड़का तुमसे ही तो लगता है ना। घर वाले नताशा की ये सारी पागलों जैसी बातें सुनकर एकदम हैरान और दंग रह जाते हैं। नताशा दिन के 8 पहर मिर्ची के फूड आइटम्स खाती रहती, जैसे स्पाइसी बर्गर, स्पाइसी नूडल्स, पनीर चिली, मिर्ची फ्राइज। जब गायत्री अपने लिए उपमा बनाने रसोई में आती है तब भी। अरे नताशा बहू, ओ नताशा बहू, तू तो उपमा इतना बेस्वाद बनाती है कि खाकर पेट खराब हो जाए, इसीलिए मैं ही बनाऊंगी आज उपमा। मिर्च मिर्च कहाँ रख दी इस निगोड़ी ने? आज सुबह ही तो मनोहर जी लाए थे बाहर से, वो भी टोकरी भर के। लेकिन जब गायत्री मिर्ची की टोकरी को देखती है तब वो टोकरी पूरी खाली हुई होती है। ये देखकर गायत्री गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो नताशा को सबके सामने टोकरी दिखाते हुए चिल्लाती है। ये देखिए सब लोग, कैसे इस डायन ने सारी मिर्चियाँ सफाचट कर दी हैं? अरे तुझे जैसी कुलक्षणी को तो दिन भर मिर्ची चरने का अवार्ड देना चाहिए, हाँ नहीं तो। OMG, थैंक यू सो मच माँ जी, इट मीन्स अ लॉट। आप अवार्ड की तैयारी कीजिए, सोने का होना चाहिए अवार्ड, बोले तो गोल्डन अवार्ड। मैं स्पीच की तैयारी शुरू करती हूँ, ऑल राइट? अरे चुप पागल औरत, है नहीं तो। बहुत हुए इसके ड्रामे। आज के बाद अगर तूने घर की मिर्च को हाथ भी लगाया तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। गायत्री अब नताशा संग बहुत सख्ती से पेश आने लगती है और वो उसे मिर्ची को हाथ तक लगाने नहीं देती, जिसके कारण गुस्सा होकर नताशा घर के आंगन में ही मिर्च का पेड़ उगाने का ठानती है और मिर्ची के पौधे को आंगन में लगाती है। बस अब तो किसी का बाप भी मुझे मिर्ची खाने से नहीं रोक सकता। कुछ ही दिनों में इसमें फटाफट मिर्ची उगाएगी और मैं उन्हें तोड़कर खाऊंगी, और अगर माँ जी या स्वीटी ने इन्हें तोड़ने की कोशिश की तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मिर्ची का पौधा देखकर सभी सर पकड़ लेते हैं। एक दिन घर में गांव से बापूजी आते हैं और तभी घर पूरा खाली होता है। सिर्फ नताशा होती है और वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर अजीब और फटाफट तरीके से मिर्ची खा रही होती है। अरे मनोहर बेटा, गायत्री बहू, स्वीटू, वंश बेटा, कहाँ हो तुम सब? अरे ये क्या, ये तो वंश की बीवी लग रही है, लेकिन ये ऐसे फटाफट और डरावने तरीके से मिर्ची पे मिर्ची कैसे खा रही है? बापूजी ये देखकर डर जाते हैं। कहीं इसके अंदर किसी
भूतिया आत्मा ने तो प्रवेश नहीं कर लिया। नहीं, बचाओ, भूत आ! बापूजी चिल्लाते हुए डर के मारे अपनी धोती पकड़कर दुम दबाकर पूरी तेज रफ्तार से भाग जाते हैं और नताशा कहती है, ये गली के बेवकूफ बुढ़े भी ना मुंह उठाकर दिन दहाड़े किसी के भी घर में घुस आते हैं। अगली बार दिख जाए ना तो बस मार मार के ना मोर बना दूंगी। नताशा की मिर्ची खाने की बुरी आदत खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और फिर एक रात उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है, इतना कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। और तभी पता चलता है कि ज्यादा हद से बाहर तीखा खाने की वजह से नताशा को पाइल्स हो गया है। डॉक्टर नताशा की पूरी ट्रीटमेंट करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में नताशा खतरे से बाहर भी हो जाती है। तभी ठीक होकर जब वो घर लौटती है, मैं इस दरवाजे के अंदर कदम रखने से पहले आप सबसे तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी माँ जी, आप सही थी। आपने हमेशा मुझे वार्न किया, मुझे समझाया, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और उसका नतीजा भुगत भी लिया मैंने। आज मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं मिर्ची खाऊंगी, लेकिन उतनी ही जितनी मात्रा में बाकी सब खाते हैं। बहुत खूब नताशा बहू, चलो आखिर तुझे सबक मिलने पर सद्बुद्धि तो आई। आजा तेरी आरती उतारूं। गायत्री नताशा की आरती उतारती है और एक नई शुरुआत के साथ नताशा घर में फिर से गृह प्रवेश करती है और जीवन में फिर कभी भी हद से ज्यादा मिर्ची नहीं खाती। जेठानी देवरानी की रसोई। पाठक परिवार के छोटे बेटे कुंदन की शादी निष्ठा नाम की एक लड़की से होती है। निष्ठा स्वभाव और रूप रंग से बहुत खूबसूरत होती है और उसके आते ही सास बृंदा, ससुर सुरेंद्र और जेठ रितेश उसके तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं। और इन सब से जेठानी बेला को बहुत गुस्सा आता है और जलन महसूस होती है। जैसे देखो बस इस नई नवेली बहू निष्ठा की तारीफों के पुल बांध रहा है। मैडम को आए हुए अब तक ठीक से 24 घंटे तक नहीं हुए हैं, लेकिन देखो जो काम पिछले 1 साल से मैं नहीं कर पाई वो इसने सीधे एंट्री मारते ही कर दिया। ससुराल के पहले दिन ही बेला की पहली रसोई की रस्म होती है। निष्ठा रसोई में आकर गैस के चारों ओर गंगा जल छिड़कती है और गुड़हल का फूल रखकर हाथ धोती है और प्रणाम करती है। अरे बस बस, अब माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू करो। जब हम तुम्हारे घर रिश्ता पक्का करने आए थे तब तुमने कितने स्वादिष्ट और खस्तेदार समोसे खिलाए थे हमें। तुम्हारे मायके वाले हमेशा तुम्हारे हाथ के खाने की प्रशंसा करते रहते हैं और इसीलिए आज हम सब भी तुमसे बस बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ अच्छा सा, चटपटा सा, मीठा सा, कुरकुरा खाना बनाना। हाँ। निष्ठा बृंदा के पैर छूती है और उसका आशीर्वाद लेकर माँ अन्नपूर्णा के नाम को लेती है। अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर शुरू करती है। वो घंटों तक खड़े रहकर कड़ी मेहनत और लगन से अलग अलग प्रकार के पकवान बनाती है। चलो अब ये शीरा और ये सब्जी बन गई है, अब फटाफट से पूड़ियाँ तल लेती हूँ और उसके बाद फ्रिज में जमाई हुई बर्फी को निकाल कर काटना भी तो है। हे भगवान, प्लीज मेरा साथ दीजिए, वक्त के पहले ही मैं सारा खाना बना पाऊँ। इतनी हिम्मत और ताकत दीजिए प्लीज। अब आएगा मजा जब सब लोग ये खुजली वाला पाउडर खाना खाएंगे और इन सब का इल्जाम लगेगा मेरी बेचारी भोली सी प्यारी सी मासूम सी देवरानी पर। निष्ठा की बच्ची, आज की तेरी पहली रसोई इस घर में आखिरी रसोई होगी। देखना तो, बहुत हुई तारीफें, अब बारी है गालियां सुनने की। बाद में निष्ठा और बेला दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर सभी घर वालों को खाना परोसने लगते हैं। तब उस खाने को खाकर सभी बंदरों की तरह खुजलाने लग जाते हैं और उन सब की खुजली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अरे 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 कलमुही, करमजली, ऐसा कौन सा नमक डाल दिया अरे इस खाने में जो हम सब बंदर बन गए। हाय हाय, बहुत खुजली आ रही है जिंदगी में पहली बार इतनी खुजली आ रही है।
अरे आज तो हम चारों का खून निकल कर ही रहेगा, यूं खुजा खुजा कर। बेला, ऐसा क्या मिलाया है इस खाने में जो हमें इतनी भयंकर खुजली हो रही है? बताओ। पगला गए हो क्या रितेश जी? ये सारा खाना मैंने नहीं, निष्ठा ने बनाया है। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने ये खाना नहीं खाया, वरना खुजला खुजला कर तो मैं लाल पीली हो जाती थी। हाँ, आप सबकी तरह। सबको यूं खुजलाते हुए देख निष्ठा हैरान और दंग रह जाती है। वो तुरंत अपने कमरे से एक स्प्रे लाती है और उसे सबके बदन पर छिड़क देती है, जिसके बाद उन सब की खुजली रुक जाती है। अरे निष्ठा बहू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। पहली रसोई में ही हमें आधा मार डाला। खुजला खुजला के तूने हम चारों को लाल कर दिया। अरे कहीं कल को मार ही न डाले। अरे भगवान। ऐसी बात मत करो माँ जी, मरे आपके दुश्मन। मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने शिद्दत से सारा खाना बनाया। मैं खुद इस बात को लेकर हैरान हूँ कि ये सब आखिर कैसे हो गया। चुप रहो यार निष्ठा, तुम पूरे मूड की बैंड बजा दी। खाओ ये खुजली वाला खाना तुम ही। सभी घर वाले निष्ठा को खूब सुनाते हैं और ये सब देखकर बेला मन ही मन फूट फूट कर हंसती है और उसे बहुत खुशी महसूस होती है। बेला अब ऐसे ही रोजाना निष्ठा के बनाए हुए खाने को बिगाड़ती रहती है और उसे परिवार वालों की डांट पड़वाती रहती है। छी, ये चाय है कि क्या है? अरे नास पीटी, चाय में नमक और सब्जी में चीनी तेरी अम्मा ने डालना सिखाया था क्या है? ये मोहतरमा अपना दिमाग मायके में ही भूल आई है, इसलिए न कुछ सूझ समझ नहीं रहा। जितना अच्छा तुम्हारा बारे में एक्सपेक्ट किया था, तुम उससे भी कई गुना ज्यादा अलग निकली। हाँ निष्ठा, और वो कटोरी में जो आलू थे वो सड़े हुए आलू थे। तुमने उन्हीं के पराठे बनाए हैं। उनसे किसी का पेट दुखा तो? निष्ठा भावुक हो जाती है और सभी से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे खुद को ही नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। तुमसे अच्छी तो मेरी बड़ी बहू बेला है, कुछ सीखो उससे। बेला बहू, तुम दोनों साथ में ही खाना बनाते हो तो इसे सही से बताया करो, क्या कैसे क्या करना चाहिए। देखो, ये बेसन का चीला, ये मूली के पराठे, फ्रूट सलाद बेला बहू ने कितना स्वादिष्ट बनाया है, और एक तुम हो। निष्ठा को बहुत बुरा लगता है और वो रसोई के एक कोने में बैठकर बहुत रोती है। बेला को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। रो रो और रो, तुझे यूं इस हाल में रोता बिलखते देख मेरे कलेजे को बहुत ठंडक मिल रही है। एक दिन तो बेला निष्ठा के बनाए सब्जी में इतना सारा गैस पाउडर मिला देती है कि जब सारे घर वाले उसे खाते हैं तो उन्हें गैस की दिक्कत हो जाती है और घर भर में बदबू फैल जाती है। हाय हाय, ऐसा क्या मिला दिया इस सब्जी में निष्ठा बहू कि हम सब बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़ने जा रहे हैं। बाप रे बाप, लाइफ में पहली बार इतना नॉन स्टॉप पाद मार रहा हूँ मैं। निष्ठा, दिस इज टू मच। छी 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 निष्ठा, देखो तुम्हारे कारण पूरे घर में ऐसा धुआं फैल गया है। गैस के कारण सबकी तबीयत खराब हो जाती है और पेट खराब हो जाता है। निष्ठा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था और ये सब कैसे हो रहा था। दिन ब दिन उसे सबसे इतने ताने मिलने लग जाते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके और कुंदन के रिश्ते में भी दरार आने लगती है और क्रूर बेला इन सब से मजा लेती रहती है। एक दिन सभी बाहर गए होते हैं और घर में सिर्फ बेला और निष्ठा ही रहते हैं। तभी जब बेला रसोई में अपने लिए चाय बना रही होती है, तभी उसका पल्लू उड़कर गैस पर चला जाता है और वो आग पकड़ लेता है। बचाओ, आग, बचाओ! बेला गला फाड़ फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगती है और इन सब में उसके हाथ से तेल की बोतल नीचे गिर जाती है और सारा तेल फर्श पर गिर जाता है और पल्लू की आग अब फर्श पर भी आ जाती है और पूरी रसोई में चारों तरफ आग लग जाती है। तभी वहाँ निष्ठा पहुँचती है और ये दृश्य देखकर वो एकदम से भौचक्का हो जाती है। आग! अरे कोई मुझे बचाओ, मैं आग में फंस गई हूँ। बचाओ रितेश जी, माँ जी, बचाओ ना। बेला दीदी, आप घबराइए मत, बस हिम्मत मत हारिए, मैं आपको बचा कर रहूंगी।
निष्ठा फौरन पानी का पाइप नल से लगाती है और पाइप से पूरी रसोई में पानी छोड़ती है और शॉल ओढ़कर खुद आग में कूद जाती है और बेला की साड़ी पर भी पानी डालती है और उसे बचाकर आग से बाहर निकालती है। बाद में जब सब सामने आ जाते हैं तभी निष्ठा, मुझे माफ कर दो। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। निष्ठा बुरा खाना नहीं बनाती, वो तो मैं थी जो इसके बनाए खाने में कुछ न कुछ मिलाती थी और इसे बुरा बनाती थी ताकि इसे आप सबकी डांट पड़े। लेकिन आज मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। मुझे कम चोट आई और तुम्हें हर तरफ चोट आई। मुझे माफ कर दो निष्ठा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए आप सभी। हाथ मत जोड़िए बेला दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। मैं आपको अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ। आइए जपी दीजिए मुझे अब एक। निष्ठा बेला को माफ कर देती है और दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के गले लगती हैं और उस दिन के बाद से दोनों भी खुशी खुशी साथ में रसोई में खाना बनाती हैं। गरीब कचरे वाली। विश्वनगर में 50 उम्र के मियाँ बीवी लता और कुलभूषण रहा करते थे। दोनों की एक जवान बेटी होती है जिसका नाम पल्लवी होता है। कुलभूषण की एक अगरबत्ती की छोटी सी दुकान होती है जिसके जरिए वो अपना और अपने परिवार का पेट भर पाता। वो तीनों भी रात भर जागकर अगरबत्ती बनाते, काफी मेहनत करते। पल्लवी बिटिया, तू सोच, आप काफी रात हो गई है, तेरी आंखें जलने लग जाएंगी अगर तू नहीं सोई तो। नहीं माँ, आप दोनों के साथ में अगरबत्ती बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थकान वकान कुछ महसूस नहीं होती। भगवान जी की सौगंध। हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं। पल्लवी अपने माँ पापा से भरपूर प्रेम करती थी। उसके लिए लता और कुलभूषण ही उसकी दुनिया थे। लेकिन एक दिन अचानक से जब लता और कुलभूषण दोनों रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तभी एक बस उनके सामने से तेज रफ्तार के साथ आती है और उन दोनों को कुचल देती है। लता और कुलभूषण बुरी तरह घायल हो जाते हैं और दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कुलभूषण और लता की मृत्यु के बाद पल्लवी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। माँ, पापा, आप दोनों क्यों चले गए अपनी बिटिया को छोड़कर? हाँ, अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो इस दुनिया में आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है। माँ, पापा। पल्लवी बिलक बिलक कर रोती है। कुलभूषण और लता के जाने के बाद उनकी अगरबत्ती की दुकान को तोड़ा जाता है और वहां पर एक अमीर आदमी उस जमीन को खरीद कर एक होटल बनवाने लग जाता है। पल्लवी उस अमीर आदमी के पास जाकर कहती है, ओ काले चश्मे वाले भाई साहब, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी दुकान, मेरे पापा की दुकान, वो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी और आपने उसे तोड़ दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे चल चल, सुबह सवेरे दिमाग खराब मत कर। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये फटीचर गरीब लोग। सिक्योरिटी गार्ड्स पल्लवी को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अब बेचारी पल्लवी के पास कमाने का कोई साधन नहीं था। ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। अब मैं क्या करूं? मेरी तो पढ़ाई भी अधूरी रह गई। बिना शिक्षा के, पढ़ाई के मैं कहीं पर नौकरी करने भी नहीं जा सकती। मेरी उम्र भी इतनी नहीं है। अपना पेट भरने के लिए क्या करूं मैं? पल्लवी फिर भी कई जगह जाकर काम ढूंढती है, जैसे फैक्ट्री, मिल, बाजार, बनिए की दुकान, लेकिन उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। गरीबी से तंग आकर पल्लवी को बहुत परेशानी होने लगती है। उसके घर के मालिक आकर चिल्लाता है, ए लड़की, घर का बिजली का बिल कभी भरेगी? हाँ, अगले जन्म में? बहुत हो गया तेरा नाटक। चल अभी के अभी इस घर को खाली कर और यहाँ से निकल जा। अपना बोरिया बिस्तर बांध। ऐसा मत करो घर के मालिक, मैं कहाँ जाऊंगी ऐसी हालत में, बताइए। क्रूर घर मालिक बहुत ही बेरहमी से पल्लवी का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने लग जाता है और फिर वो पल्लवी का भी हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर निकाल देता है। पल्लवी उसके हाथ पांव पकड़कर उससे बहुत विनती करती है। उसके बावजूद भी वो अपने फैसले से टस से मस्त नहीं होता।
बेचारी पल्लवी अब एक झोपड़ी में रहने लगती है और ना चाहते हुए भी उसे मजबूरी के चलते कचरा बीनना पड़ता है। वो एक झोला लेकर रोज सुबह कचरा उठाने निकल पड़ती। प्लास्टिक की बोतल, फेंके हुए सामान, टूटी फूटी चीजें और बाकी का कचरा अपने झोले में भरती और उसे कबाड़ी वाले के पास जाकर बेचती और जितने पैसे मिलते उससे कुछ खा लेती और फिर से अपनी झोपड़ी में चली जाती। एक दिन वो जब नुक्कड़ पर कचरा बीन रही होती है तभी उसकी सहेलियां उसे देख लेती हैं और वो सभी उस पर हंसती हैं, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। ये देखो, ये तो पल्लवी है ना। हाय रे, क्या हाल हो गया है। देखो बेचारी का, माँ बाप क्या चले गए, ये तो बुरी तरह सड़क पर ही आ गई। वही तो, इसीलिए कचरा बीनकर अपना गुजारा कर रही है। पल्लवी की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहां से रोते हुए चली जाती है। इस पूरे हादसे को एक हैंडसम नौजवान ने देख लिया होता है जिसका नाम शौर्य होता है। शौर्य एक यूट्यूब व्लॉगर होता है। सो सैड, बेचारी लड़की। ये लड़कियां कह रही थी कि इसकी लाइफ पहले ऐसी नहीं थी, इसके मॉम डैड के जाने के बाद ये कचरा उठाने लगी है। मुझे इस बेचारी की स्टोरी को दुनिया के सामने लाना होगा। शौर्य आसपास के लोगों से पल्लवी के बारे में और जानकारी प्राप्त करता है और उसे बेचारी पल्लवी की पूरी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है और उसकी भी आंखें भर आती हैं। भला किसी की लाइफ में इतना दुख, इतनी प्रॉब्लम्स एक साथ कैसे आ सकती हैं? पल्लवी लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी, अब वो भी अधूरी रह गई है, बेचारी। शौर्य अगले दिन पल्लवी का कचरा बीनते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया और यूट्यूब पर उस वीडियो को पोस्ट करता है और साथ ही वो पूरी दुनिया को पल्लवी की कहानी भी बताता है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद कुछ ही घंटों में पल्लवी वायरल हो जाती है और उसके वीडियो को मिलियंस में व्यूज और कमेंट्स मिलते हैं और उसके सपोर्ट में कई सारे लोग भी आते हैं। जब पल्लवी अगली सुबह कचरा बीनने निकलती है तभी मोहल्ले में सभी उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कुछ लोग तो उसके साथ सेल्फी भी क्लिक करते हैं और बाद में जाकर पल्लवी को पता चलता है कि वो वायरल हो गई है। शौर्य आकर पल्लवी से हाथ मिलाता है। हाय, मैं शौर्य सिंघानिया, वही शख्स जिसने आपका वीडियो रिकॉर्ड किया था और आपको वायरल किया है। धन्यवाद ब्लॉगर बाबू, आपके कारण मेरी कहानी, मेरी दुख भरी दास्तान दुनिया तक पहुंच गई। मैं आपके इस उपकार की हमेशा एहसानमंद रहूंगी। वैसे तो मुझसे और मेरे हुलिये को देखकर लोग कोसों दूर भागते हैं, लेकिन आपने मेरे साथ हाथ मिलाया। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं व्लॉगर बाबू। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जिनका मन साफ हो और दिल नेक हो वो लोग मुझे बेहद पसंद आते हैं। पल्लवी चली जाती है और शौर्य को पल्लवी से धीरे धीरे प्यार होने लगता है। वो उसे चुपके से देखने के लिए हर रोज मोहल्ले में आता है और उसे घंटों तक निहारते ही रहता। फिर वो उसे उसकी झोपड़ी के बाहर तोहफे रखना शुरू करता है। अरे ये तोहफा किसने रखा है? नाम भी नहीं लिखा है। पल्लवी जब उस तोहफे को खोलती है तो उसमें खाना और कपड़े होते हैं। शौर्य ऐसे ही हर रोज पल्लवी के लिए तोहफे रख कर जाता है, जिसमें हर दिन सभी जरूरत का सामान होता है। पल्लवी को अब डर लगने लगता है। पिछले एक हफ्ते से मैं तोहफों को स्वीकार कर अपने पास रख रही हूँ, जबकि मुझे तो इस बात का पता भी नहीं है कि ये किसने भेजा है और क्यों भेजा है। एक सुबह पल्लवी जानबूझकर 5 बजे के दौरान जाग रही होती है, ये जानने के लिए कि आखिर तोहफे रखता कौन है, और फिर जब वो शौर्य को देखती है तो वो चकित रह जाती है। व्लॉगर बाबू, आप, इसका मतलब ये रोज जो भी तोहफे यहाँ पर मुझे मिलते हैं वो आप रखते हो? लेकिन क्यों व्लॉगर बाबू, क्यों कर रहे हो आप मेरे लिए ये सब? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ पल्लवी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा नेक दिल, तुम्हारा साफ मन, ये सब ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। पल पल तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए सजा जैसा है पल्लवी। पल्लवी, मेरी जिंदगी में बहुत से लोग आए हैं, लेकिन तुम कुछ और हो। अब ऐसा लगने लगा है कि तुम हो तो जिंदगी है पल्लवी। मैं तुम्हें बेहद, बेपनाह, बेइंतहा प्यार करता हूँ पल्लवी। पल्लवी, क्या तुम मुझसे
शादी करोगी? पल्लवी भी भावुक हो जाती है। हाँ ब्लॉगर बाबू, मैं अपनी बाकी की उम्र तुम्हारे साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। शौर्य और पल्लवी दोनों भी एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं और इस तरह गरीब कचरे वाली की जिंदगी बदल जाती है और शौर्य उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देता है। भावना की शादी समर से होती है। ससुराल में सास शीला और 5 ननद होती हैं। समर के पिता की कुछ सालों पहले ही एक हादसे में मौत हो जाती है। अब भावना जो है वो तो पूरी तरह से एक संस्कारी लड़की होती है, वहीं उसकी 5 ननद उसका पूरा उल्टा होती हैं। वो पांचों भी बिगड़ैल और बदतमीज होती हैं। नंदों के नाम ऋतु, कीर्ति, प्राची, सुनैना और त्रिशा होते हैं। अरे बेशरम कलमुइयों, कुछ सीखो अपनी भाभी से। अरे रोज सुबह 7 बजे उठकर पूजा पाठ और सबका नाश्ता तैयार करती है और तुम पांचों भूतनियों की तरह लेट उठती हो। सच में पता नहीं तुम पांचों इतनी नालायक कैसे निकली। भावना पूरे घर में धूपदानी से धूप फैलाती है और मंदिर में दीप जलाकर सास शीला के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर उसे नाश्ता परोसती है। शीला हमेशा अपनी 5 बेटियों को भावना की तारीफ करते ताने कसते रहती है, जिससे 5 नंदों को बहुत गुस्सा आता रहता है। वाओ, आज का आलू का पराठा तो बहुत ही टेस्टी बना है। भावना भाभी, मुझे एक और दे दो। मुझे भी भाभी, और हाँ, साथ में ठंडी लस्सी भी दे दो। अरे निगोड़ियों, कब तक बना बनाया खाना ही खाती रहोगी? 5 की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन आज तक चूल्हा चौका नहीं आता। हनुमान चालीसा बोल के दिखाओ जरा। हाँ, गायत्री मंत्र आता है? तुम 5 को तो चाय तक बनानी नहीं आती। हमेशा से मैं सिखा गई, लेकिन किसी ने भी सीख के नहीं लिया। माँ, आपने ठान ही लिया है क्या कि आप हमें 24 घंटे सिर्फ ताने ही देती रहेंगी? अरे चिल, जब शादी का टाइम आएगा तब सब मैनेज कर लेंगे ना हम, प्लीज। माँ जी रहने दीजिए ना, बच्चियां हैं, समय और हालातों के साथ सब सीख समझ जाएंगी, भरोसा रखिए। शीला मुंह बना लेती है। भावना अपने घर के सारे कामों को तो निपटाती ही है, पर साथ ही साथ वो ऑनलाइन भी अपना छोटा सा बिजनेस चलाती रहती है। अपने हाथों से सुंदर सुंदर डिजाइन्स की रजाइयाँ बनाती है और उन्हें ऑनलाइन बेचती है। हाँ चलो, अब बस ये आखिरी एक रजाई बनानी रह गई है, फिर आज के ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मुझे शाम को भोग प्रसाद बनाना है। माँ जी की खिचड़ी और सब्जी मार्केट जाकर कल के लिए सब्जियां भी तो लानी है। भावना बहुत अच्छे से मल्टीटास्किंग किया करती। वो अपनी हर एक जिम्मेदारी को बखूबी निभाती, कभी भी अपने सर का पल्लू नीचे नहीं आने देती और हर किसी को सम्मान देकर ही बात करती। उसके इसी व्यवहार के कारण सभी उससे बहुत अच्छे से पेश आते, लेकिन उसकी 5 ननद कभी नहीं। यार, इस भावना भाभी ने तो नाक में दम कर रखा है। माँ को तो बस पॉइंट ही दे दो, भाभी और हम 5 को कंपेयर करके दुनिया भर के ताने देने का। हाँ, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस संस्कारी भाभी का। हाँ। तभी अचानक से सुनैना के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, आइडिया। बहनों, क्यों ना हम इस संस्कारी बहू को असंस्कारी कर दे तो? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। सुनैना सबको प्लान बताती है और फिर अगले दिन जब भावना घर पर नहीं होती, तभी 5 ननद उसकी मेहनत से बनाई हुई रजाइयों को फाड़ देती हैं और वहाँ से रफू चक्कर हो जाती हैं। घर लौटने के बाद जब भावना अपनी रजाइयों को फटा हुआ देखती है, तभी वो बहुत दुखी हो जाती है और रो पड़ती है। नहीं, ये क्या हो गया मेरी रजाइयों को? रात रात भर जाग कर मैंने इन्हें बनाया था अपने इन्हीं हाथों से। मेरी इतनी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। इतना सारा नुकसान हो गया मेरा, अब मैं क्या करूंगी? भावना को रोते देख 5 ननद बहुत खुश होती हैं। अगले दिन वो 5 जानबूझकर भावना के बनाए हुए खाने में ढेर सारा नमक मिला देते हैं, जिससे खाने के बाद शीला और समर दोनों चिल्ला पड़ते हैं। भावना, व्हाट इज दिस? खाने में इतना सारा नमक भी कोई डालता है क्या? मेरा सिर दर्द करने लग गया। अरे भावना बहू, मैंने तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो बिगड़ते ही जा रही हो। क्या फर्क रह गया है तुम में और इन 5 बेवकूफ लड़कियों में? हा? लेकिन माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं रोज खाना बनाकर उसके बाद उसका स्वाद चखती हूँ।
कि ये कहीं नमक मिर्च कम ज्यादा तो नहीं हो गई है इसमें। मैंने आज भी किया था, तभी तो स्वाद एकदम सही था, फिर अभी ऐसे कैसे हो गया? अब कोई भूत तो आया नहीं होगा घर पे, है जिसने तेरे बाद सारे खाने में नमक डाल दिया हो। ध्यान दो जरा घर के कामों में, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। हाँ, वरना तुम्हें तो पता है मेरा गुस्सा कैसा है। हाँ। शीला को इस तरह भावना को डांटते हुए देख पांचों नंदों को कलेजे में ठंडक मिलती है। अगले दिन पांचों मिलकर भावना के जूस में नींद की दवा मिला देते हैं। अब देखना कैसे ये संस्कारी भाभी घोड़े बेचकर सो जाती है और माँ इस घर को अपने सर पर उठा लेती है। हाँ, बहुत मजा आएगा। फुल ऑन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सुबह के 10 बज जाते हैं, तब भी भावना नींद से जागती नहीं है। इन सब के कारण शीला गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर वो पानी की बाल्टी लाकर भावना के ऊपर पानी फेंकती है और उसे तेज आवाज में चिल्लाते हुए जगाती है। अरे ओ कल मोही करम चली, उठ जा जल्दी से। भावना एकदम से घबरा जाती है और वो झट से अपनी आंखें खोलकर उठकर बैठ जाती है। क्या क्या हुआ माँ जी? ये क्या 10 बज गए? ये कैसे हुआ? चल चल, अब ज्यादा नाटक मत कर। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लेट उठने के बस बहाने ढूंढने लग गई है तू। दिन ब दिन संस्कारी से असंस्कारी होती जा रही है। अरे जरा शर्म कर, तू इस घर की बहू है, नालायक कहीं की। अगर इतना ही कुंभकर्ण बनकर सोना है ना, तो अपना सामान उठा और दफा हो जा यहाँ से। हाँ, अपने मायके चली जा। पांचों ननद पेट दबा दबा कर हंसती हैं और बेचारी भावना रोती है। एक रात पांचों ननद घर में बिना बताए क्लब में पार्टी करने जाती हैं और वो भी छोटे कपड़े पहनकर। वहीं देर रात 11 बजे क्लब से आते समय उन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उनके इर्द गिर्द बाइक घुमाने लगते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले, जरा हमें भी देख लो। अरे अपना नंबर दे दो या फिर बैठ जाओ हमारी बाइक पर, जन्नत दिखाएंगे तुम्हें कसम से। गुंडों को देखकर पांचों ननद बहुत घबरा जाती हैं। तभी घर की खिड़की से भावना ये सब देख लेती है और वो बम्बू लेकर वहाँ जाती है और गुस्से से गुंडों को देखकर चिल्लाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पांचों नंदों की तरफ आंख उठाकर देखने की? आज तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक करके ही रहूंगी। भावना उन गुंडों को बम्बू से बहुत पीटती है और फिर वो हाथ जोड़कर भावना से माफी मांगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये सब देखकर पांचों नंदों को अपनी गलतियों पर काफी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो पांचों भावना को गले लगाकर रोते हुए उससे माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो भाभी, हमने हमेशा आपको गलत समझा, आपको चोट पहुंचाई, लेकिन आपने आज सच में अपना साफ दिल और अपने अच्छे संस्कार साबित कर दिए। सॉरी भाभी, we love you a lot। हम पांचों भी दुनिया की लकी ननद हैं क्योंकि हमारे पास आप जैसी भाभी है। सॉरी भाभी, सॉरी माय डियर भाभी। बस बस रुलाओगी क्या? अब चलो, तुम पांचों का फेवरेट हॉट चॉकलेट बनाया है मैंने। और इस तरह पांचों ननद और भाभी का रिश्ता ठीक हो जाता है और सभी प्यार से एक साथ रहने लगते हैं। काव्या की सास भानुमति विधवा होती है। काव्या की हाल ही में भानुमति के बेटे राघव से शादी होती है। काव्या और राघव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन काव्या और भानुमति दोनों ही पड़ोस की शीला की बेटी की शादी में जाते हैं, जहां से लौटने के बाद रात में भानुमति अपने पति की तस्वीर और अपनी शादी का एल्बम देख देख कर अकेले में बहुत रोती है। उसने बाकी का सामान भी निकाल रखा था। कितनी धूमधाम से की थी हमने शादी, कितना प्यार करते थे हम एक दूसरे से। सब कुछ चला गया मेरे पास से जब से आप मुझे छोड़कर चले गए। ये साड़ी ये मैंने अपने पहले करवा चौथ में पहनी थी। ये झुमके और हार ये आपने मुझे हमारी शादी की पहली सालगिरह पर तोहफे के तौर पर दिए थे। क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर बलवंत जी? आज शीला की बेटी की शादी देखकर हमारी शादी याद आ गई।
मुझे आपकी बहुत याद आ रही है बलवंत जी, बहुत बहुत याद आ रही है। काव्या कमरे के बाहर से अपनी सास को चुपके से देख रही होती है और उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। माँ जी कितनी दुखी है, कितनी अकेली है। मैं इनका दर्द समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। फिलहाल अभी इन्हें रोने देती हूँ। कहते हैं रोने से मन हल्का हो जाता है। माता रानी, मेरी माँ जी के जीवन में फिर से खुशियां ला दो। मुझसे उनका ये अकेलापन देखा नहीं जा रहा। अगले दिन जब भानुमति मंदिर में जाती है, तभी वो गलती से एक आदमी से टकराती है और जब वो उसकी शक्ल देखती है तब वो और कोई नहीं, भानुमति का कॉलेज का दोस्त अमिताभ होता है। अरे आप यहाँ कैसे? अमिताभ जी, जहाँ तक मुझे पता है आपने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिर आप विदेश में नौकरी करने चले गए थे ना? हाँ भानु, लेकिन मैं अब अपने बिजनेस को इंडिया में एक्सपेंड करना चाहता हूँ। इसके लिए यहाँ पर आ गया। आज सुबह ही लैंड किया है मैंने इंडिया में। तुम समय के साथ और भी खूबसूरत हो गई हो भानु। अमिताभ जी, आप तो इस उम्र में भी एकदम हैंडसम हीरो लग रहे हो। आपकी बीवी बच्चे वो लोग कहाँ हैं? नो भानु, मैंने शादी नहीं की है अब तक, तो बीवी बच्चों का सवाल ही नहीं। ये सुनकर भानुमति हैरान रह जाती है और फिर वो दोनों मंदिर में घंटों तक बैठकर गप्पे लड़ाते हैं और भानुमति अमिताभ को अपने पति की मौत के बाद की जिंदगी का सफर सुनाती है, जिसे सुनकर अमिताभ की भी आंखें भर आती हैं और वो भानुमति के लिए लड्डू लाता है और उसे खिलाता है। इस लड्डू को खाओ। मुझे आज तक याद है कैसे तुमने मेरे टिफिन से लड्डू चुराए थे। भानु, तुम्हें देसी घी के लड्डू आज तक इतने ज्यादा पसंद हैं। दैट्स कमेंडेबल। बाय द वे, अब जब मैं आ ही गया हूँ तो हम रोज मिला करेंगे, ओके? शर्माते हुए भानुमति अपनी पलकों को झुकाकर कहती है, जी, कल मैं आपके लिए आपका पसंदीदा चॉकलेट केक बनाकर लाऊंगी। अगले दिन दोनों एक दूसरे को पार्क में मिलते हैं और भानुमति अपने हाथों से अमिताभ को चॉकलेट केक खिलाती है। दोनों ही एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल बिताते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, हंसते हैं, मस्ती करते हैं और यूं ही उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। कभी फिल्म देखने तो कभी किसी शॉपिंग करने के लिए, कभी किसी लाइब्रेरी में तो कभी एक सुनसान सड़क के ढाबे पर। कितना अच्छा लग रहा है ना भानु, ये जलता हुआ बोनफायर, ये ठंड का मौसम, ये सर्द हवाएं, ये गर्मा गर्म कोयले पे पक रही खीर की महक, ये शांत जगह, ये ढाबा, ये रात, ये चांद और एक तुम। भानुमति शर्मा जाती है। क्या अमिताभ जी, आप भी ना? चलिए, देर हो रही है, अलाव पर हाथ सेकिए। मैं तब तक ढाबे वाले काका से पूछती हूँ कि इन्हें खीर पूरी बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है। भानुमति उठकर ढाबे के अंदर जाती है और अमिताभ बस उसे ही देखते रह जाता है और प्यार भरी आवाज से गाता है, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। उफ, दीवाना बना दिया है तुमने मुझे अपना भानु, लेकिन मैं तुम्हें अपना हाल दिल कैसे बताऊं? भानुमति घर में ही अकेले मुस्कुराने लगती है और बहुत खुश रहने लगती है, जिससे काव्या और राघव को थोड़ा शक होता है। काव्या, ये क्या हो गया है? माँ को फोन को देख देख कर बस स्माइल करती रहती है, और तो और अब ये फिल्मी गाना सुनने का भी बड़ा चस्का लग गया है इन्हें। रहने दो ना राघव, अब वो उदास और टेंस्ड रहती थी, तब भी हमसे उनका चेहरा देखा नहीं जाता था, तो अभी हमें उनके लिए खुश होना चाहिए ना। चलो, आज हमें नदी के पास जाकर पूजा भी करनी है, रात हो गई है ना। इत्तेफाक से उस नदी में रात के अंधेरे में कई दिए तैर रहे थे और जगमगा रहे थे, और वहाँ पर अमिताभ ने पहले से भानुमति को बुला रखा था।
क्योंकि आज वो नदी के पास ही भानुमति से अपने प्यार का इजहार करने वाला था। घुटनों के बल बैठकर बाहों को फैलाकर अमिताभ भानुमति को प्रपोज करता है। भानु, मुझे नहीं पता कि ये सब कब, कैसे, क्यों हुआ, लेकिन यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारे प्यार का जोग लग गया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भानु। मैं जानता हूँ कि तुम एक विधवा हो, पर फिर भी मुझे अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ ही बितानी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी भानु? हाँ अमिताभ जी, मैं भी आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, लेकिन शादी कैसे? मैं एक विधवा औरत ही नहीं, विधवा सास हूँ, माँ हूँ, मेरा बेटा मेरी बहू है। तभी काव्य और राघव भी उसी नदी के पास आते हैं और ये सब कुछ देखकर सुन लेते हैं। भानुमति और अमिताभ भी राघव और काव्या को देखकर चौंक जाते हैं। माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप यहाँ पर आशिकी कर रही हो। दादी बनने की उम्र में आप शादी करने का ख्वाब सजा रही हो। लानत है आप पर। मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। इतना कहकर राघव वहाँ से चला जाता है। तभी घर जाकर काव्या अपना सूटकेस पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है। तभी काव्या तुम कहाँ जा रही हो? मत जाओ मुझे छोड़ के। मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। नहीं राघव, अब तो तुम मुझे सीधा कोर्ट में मिलना, डिवोर्स के वक्त। लेकिन हुआ क्या है काव्या? मैं सच में मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तभी काव्या रुक जाती है और पलटकर राघव को गुस्से से कहती है, क्यों? जब तुम्हारा यही हाल होगा तो सोचो माँ जी का क्या हाल होता होगा। वो कितनी अकेली है, रोज रात को रोती है। राघव, हर किसी को जीवन में प्यार की जरूरत होती है, किसी के साथ की, सहारे की जरूरत होती है। तुम भी बताओ, क्या तुम नहीं चाहते माँ जी मुस्कुराए, खुश रहे? हाँ। काव्या की ये बातें सुनकर राघव की आंखें खुल जाती हैं। काव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। कितना बेवकूफ हूँ मैं, जो अपनी माँ के दर्द को नहीं समझ पाया। पापा तो उन्हें कब के छोड़कर चले गए। उसके बाद से वो कितनी अकेली है, दुखी है, ये तो मुझे नजर ही नहीं आया। राघव फौरन भानुमति के पास जाकर माफी मांगता है और उसके और अमिताभ के गले लग जाता है और वो अमिताभ का हाथ भानुमति के हाथ में थमाते हुए कहता है, अमिताभ जी, आज से मेरी माँ आपकी जिम्मेदारी है। सॉरी, मैं आप दोनों के प्यार को समझ ही नहीं पाया। लेकिन जब 2 पल के लिए काव्या मेरी नजरों से दूर जा रही थी, तब मैंने अकेलापन क्या होता है ये महसूस किया। दुनिया, समाज चाहे जो भी बोले, आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। अरे रोना धोना छोड़ो, क्योंकि अब होगी मेरी सास की शादी। ये थैंक यू बच्चों। और इस तरह विधवा सास भानुमति की शादी हो जाती है और वो अमिताभ के साथ खुशी से रहने लगती है। दिसंबर का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ चुकी थी। पूरे चौक के घरों के बाहर रातों में अलाव जलना काफी मामूली सी बात हो गई थी। सभी शॉल, स्वेटर, मफलर और कान टोपियों को पहनकर गर्म कपड़ों में रहते। कविता जी के बेटे सागर की हाल में ही नई नई शादी हुई थी और बहू का नाम होता है माया। माया रूप, रंग और चाल चलन में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही घरवाले देखते हैं बहू तो ठंड में भी हर 1 घंटे बाद आइसक्रीम पे आइसक्रीम गटके जा रही है। आय हाय, आय हाय, आइसक्रीम, ये ठंड का मौसम और ये बर्फीली हवाएं, और क्या चाहिए लाइफ में। तभी वहाँ ससुर ब्रिजेश आते हैं। अरे माया बहू, यहाँ हम सबकी ठंड में कुल्फी जमी हुई है और तुम यहाँ पर ये अंग्रेजी कुल्फी यानी कि आइसक्रीम खा रही हो। अरे दांत सुन्न पड़ जाएंगे। हिम्मत तो देखो इस लड़के की है। अरे माया बहू, तू क्या बौरा आ गई है? इतनी ठंड में भी कोई ठंडी चीज खाया जाता है क्या? अरे ऐसे मौसम में बेहिसाब आइसक्रीम खाएगी तो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। कल मुही कहीं की। सागर बेटवा, जरा समझा अपनी धर्म पत्नी को। हाँ माया, व्हाट इज दिस? सुबह से तुमने 5 आइसक्रीम के फैमिली पैक वाले डिब्बे खत्म कर दिए हैं। अभी तक तो दोपहर के 12 भी नहीं बजे। सागर, माँ जी, पापा जी,
भगवान ने मुझे आप सबसे अलग और हटके बनाया है, बोलो तो #यूनिक। और इसीलिए आइसक्रीम खाना मुझे बहुत पसंद है, और विंटर सीजन में तो और भी ज्यादा। आइसक्रीम, आई लव यू माय डियर क्यूट आइसक्रीम। माया के ये बर्ताव को देखकर सागर, कविता और ब्रिजेश अपना सर पकड़ लेते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, ठंड का कहर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन माया आइसक्रीम खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, बल्कि वो दिन ब दिन हाथ में आइसक्रीम पकड़े ही सबके सामने चटकर जाया करती थी। वो दिन भर पानी की तरह आइसक्रीम खाती है। रात में डिनर के समय जब सभी डाइनिंग टेबल पर एकत्रित होते हैं, तभी तीनों भी खाना खाते हैं, लेकिन माया तो तरह तरह की आइसक्रीम खाने लग जाती है। कितनी यम्मी है ये आइसक्रीम। बटरस्कॉच फ्लेवर तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तुम्हें पता है सागर, बाजार में एक नए फ्लेवर वाली आइसक्रीम आई है जिसमें गुलाब जामुन भी मिक्स्ड है। कितना अमेजिंग कॉम्बो है ना। मैं तो उस आइसक्रीम को ना मतलब खाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ यार। अरे पागल, एकदम पगला गई है क्या करमजनी? इतनी मात्रा में आइसक्रीम खाएगी तो पूरी आइसक्रीम फेफड़ों में जम जाएगी, बेवकूफ कहीं की। और नहीं तो क्या, तुम्हारी तबीयत बुरी तरह बिगड़ जाएगी। क्या तुम वही चाहती हो क्या? माया, अब तो हमारी बात मान लो। लोग ठंड के मौसम में अक्सर गर्म खाद्य पदार्थ खाते हैं, पर तुम्हारे दांत पता नहीं कौन से लोखंड से बने हुए हैं जो तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होता, उल्टा मजा आता है। और आइसक्रीम की जगह अगर कोई हेल्दी आइटम होता तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन आइसक्रीम कितनी अनहेल्दी होती है, तुम्हें पता नहीं है क्या माया? ओफो सागर, आइसक्रीम में दूध, अंडे, मक्खन होते हैं, और मैं तो ज्यादातर फ्रूट्स वाली आइसक्रीम ही खाती हूँ। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, मैंगो, गुआवा, चीकू और बहुत सारे फलों की आइसक्रीम। वो सब तो न्यूट्रिशियस ही होते हैं ना, उनमें क्या बुराई है? बोलो बोलो। माया के इस अजीबो गरीब नॉन स्टॉप आइसक्रीम खाने की आदत से अब घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। कविता को लगता है कि ब्रिजेश जी सुनिए, मुझे तो ऐसा व्यतीत हो रहा है कि माया बहू के अंदर किसी आइसक्रीम की दीवानी चुड़ैल की आत्मा घुस गई है। अरे एक इंसान इतनी कपकपाती हुई ठंड में ऐसे बिना रुके आइसक्रीम पे आइसक्रीम कैसे खा सकता है? देखिए, हो न हो यही माजरा है। हमें तांत्रिक को बुलाना होगा। हाँ कविता, तुम एकदम सही कह रही हो। रुको, नटवरलाल की पहचान का एक भूत और चुड़ैलों को भगाने वाला तांत्रिक है, उससे फोन मिलाता हूँ अभी। ब्रिजेश उसकी बात मान लेता है और अपने दोस्त नटवरलाल के पहचान के तांत्रिक को बुलाता है और माया को बांधकर उस पर झाड़ फूक करते हुए कहता है, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, ए दुष्ट आइसक्रीम खाने वाली चुड़ैल, निकल जा मेरी मासूम सी बच्ची के शरीर से। इसे मार डालना चाहती है क्या आइसक्रीम खा खा कर? निकल जा इसके शरीर से बुरी चुड़ैल। अब मुझे छोड़िए माँ जी, पापा जी, ये क्या नौटंकी चल रही है? मेरे अंदर किसी चुड़ैल ने प्रवेश नहीं किया है। मुझे खुद ही आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। प्लीज मुझे छोड़िए। डरो मत माया बिटिया, आज तो मैं तुम्हें उस आइसक्रीम की दीवानी चुड़ैल से छुटकारा दिला कर ही रहूंगा, वरना यूं ही तुम्हारे शरीर में रहकर वो आइसक्रीम खाती रहेगी और तुम्हें मार डालेगी। हाँ माया बहू, तू बस शांत रहे और तांत्रिक बाबा जो कह रहे हैं उसे सुन ठीक से। हाँ माँ जी, मैं कह रही हूँ ना कि मुझ में किसी चुड़ैल का वास नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो आप समझ क्यों नहीं रही हैं? बहरी या अक्ल से अंधी हो गई है क्या आप? तभी वहाँ पर सागर आता है और माया को यूं देखकर घबरा जाता है। वो फौरन माया को रस्सी से छुड़ाता है, उसके हाथ खोलता है और उसे अपने गले से लगाता है। माँ, पापा, ये सब क्या तमाशा चल रहा है? माना कि माया आइसक्रीम के पीछे पागल है, लेकिन इस बात को भी आप लोगों ने अपने अंधविश्वास से जोड़ दिया। मतलब हद होती है। सागर उस तांत्रिक को भगा देता है। दिन ब दिन ठंड और भी ज्यादा होने लगती है, पर फिर भी माया आइसक्रीम खाने की अपनी बुरी हरकत से बाज नहीं आती है। इन सब से तंग आकर कविता, ब्रिजेश और सागर फ्रिज को ही बेचने का फैसला ले लेते हैं। और जब माया बाजार से ढेर सारी आइसक्रीम लाती है, तभी फ्रिज को गायब देखकर हैरान रह जाती है। ये क्या? फ्रिज कहाँ गायब हो गई? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर थी फ्रिज।
हमने फ्रिज बेच दिया क्योंकि तुम ऐसे तो हमारी बात मान नहीं रही। इसलिए अब जब आइसक्रीम की जड़ यानी कि फ्रिज नहीं रहेगा तब तो तुम अपने आप अपनी आइसक्रीम खाने की आदत से छुटकारा पा लोगी। देखना तुम। हाँ माया बहू, किसी भी चीज को खाने की या करने की एक हद होती है। हद से बढ़कर करोगी तो नतीजा बुरा होगा। ये सब देखकर और सुनकर माया का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। आप सबने ये अच्छा नहीं किया, मेरे साथ पाप किया है आप सबने, पाप। आप लोगों को क्या लगा फ्रिज को हटा देंगे तो ये रोनी सूरत बनाकर चुपचाप एक कोना पकड़कर बैठ जाएगी? तो कान खोल के सुन लीजिए आप तीनों, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी और वो भी ज्यादा खाऊंगी, घर में नहीं तो बाहर जाकर, लेकिन मैं तो खाऊंगी ही। और हाँ, मैं चाहे 1 आइसक्रीम खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, ठंड में खाऊं, गर्मी में खाऊं, बरसात में खाऊं, घर में खाऊं, बाहर खाऊं, जितनी चाहे जहां खाऊं, आपको क्या। एटीट्यूड दिखाकर माया वहां से चली जाती है और अब वो बाहर जाकर आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने लगती है। हेलो, मुझे 2 बिग स्कूप्स बटर स्कॉच, 3 मैंगो फ्लेवर, 2 चॉकलेट, 2 वनीला और हाँ 4 कप्स वो नई गुलाब जामुन फ्लेवर्ड आइसक्रीम। हाँ, मैं टेबल नंबर 3 पर बैठी हूँ। ऑर्डर 5 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए, वरना तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर की कंप्लेन कर दूंगी मैं। मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म हो चुका है। मुझे फटाफट से ठंडी ठंडी आइसक्रीम दे दो। अरे वाह वाह। ओके मैम, थैंक यू मैम। आप हमारे यहाँ आई। ठंड के मौसम में तो हमारा बिजनेस पूरा ठप पड़ चुका है, लेकिन इस दुनिया में इतनी भयंकर ठंड में भी आइसक्रीम के फैंस होते हैं। ये हमें आज पता चला। बैठिए, हम अभी आपका ऑर्डर सर्व करते हैं। माया एक ही बार में ढेर सारी अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम्स को खा जाती है और तब जाकर उसे राहत मिलती है। एक तरफ जहां लोग ठंड से बचने के लिए चाय के स्टॉल्स पर जाकर गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हैं, तो वहीं माया मैडम खुलेआम चौक में दोनों हाथ में आइसक्रीम पकड़कर खाते हुए जाती है। ये सब देखकर सभी आसपास वाले भौचक्का रह जाते हैं। एक दिन माया की तबीयत इतनी बुरी तरह बिगड़ जाती है कि वो बिस्तर ही पकड़ लेती है। उसे गंभीर सर्दी जुकाम हो जाता है और उसका हाल बेहाल हो जाता है। आइसक्रीम को नॉन स्टॉप कंज्यूम करने के कारण इनकी बॉडी का फैट और शुगर बढ़ चुका है, और तो और इन्हें बहुत सर्दी जुकाम भी हुआ है। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी हैं, इन्हें लीजिए और प्लीज अब आइसक्रीम को खाना बंद कर दीजिए। हाँ डॉक्टर जी, मैं बोरा गई थी, जो सबकी बात नहीं सुन रही थी। आज मुझे समझ आ गया कि किसी भी चीज को हद से ज्यादा खाओगे तो फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। मैं वादा करती हूँ अपने आप से और पूरे परिवार से कि मैं आज के बाद कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। और इस तरह उस दिन के बाद माया ने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई, और वो जब जब आइसक्रीम को देखती तब तब उसे अपने भयानक सर्दी जुकाम वाले दिन याद आ जाते हैं और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी फूड आइटम का हद से ज्यादा सेवन करना गलत बात है, क्योंकि वो हमेशा नुकसानदायक ही साबित होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।